Methods of methods of measurement of national income. There are three methods of measurement of national income in India. First method of measurement of national income is called as value added method. The second method of measurement of national income is income method. Third method for measurement of national income is expenditure method. Means हम इंडियन इकोनॉमी की नेशनल इनकम को तीन अलग अलग मेथड से मेजर कर सकते हैं और तीनों मेथड से जो नेशनल इनकम की वैल्यू आती है वो सेम आती है और इसके सेम आने का रीजन सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम है जिसमें हमने पढ़ा था प्रोडक्शन गिव्स राइज टू इनकम, income results in expenditure. So when we use the term production, so production means value added, and when value added is paid in terms of income, then national income can be measured through income method, and when the same income is expended by the people of the country, then the national income of the country can be measured by aggregating such expenditure. So there are three methods of measurement of national income: value method, income method, and expenditure method.
आज हम बेटा पहले वैल्यू मेथड वैल्यू एडेड मेथड स्टार्ट करेंगे। वैल्यू एडेड मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड, नेट आउटपुट मेथड, इन्वेंटरी मेथड, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, कमोडिटी सर्विस मेथड, इन अलग अलग नेम से वैल्यू एडेड को भी जाना जाता है। पर आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी गारंटी के पॉइंट्स हैं, सॉरी जितने भी आपके वैलिडेट मेथड के क्वेश्चन है बुक में, उन सभी में ही यूजुअली लिखा होता है मेजर या कैलकुलेट नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडेड मेथड। ये रेयर ही नेम यूज होता है बाय नेट आउटपुट मेथड और इन्वेंटरी मेथड, पर पता होने चाहिए मेरा आपके। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे आप बात को। वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए स्टेप 1 में हमें फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करनी होती है, इसको वैल्यू ऑफ आउटपुट कहा जाता है। अब ये वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट होती है, बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इकोनॉमी के अंदर दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इफ there is no unsold stock at the end of accounting year, और सेकंड पॉसिबिलिटी होती है if there is unsold stock at the end of accounting year। इस फर्स्ट केस का मतलब है कि एक इकोनॉमी ने जितना भी आउटपुट
प्रोड्यूस किया 1 अकाउंटिंग ईयर के अंदर, वो सारा का सारा आउटपुट सेल हो गया और उस आउटपुट में से कोई भी अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचा। लेकिन अगर सेकंड पॉसिबिलिटी देखी जाए तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता कि सारा की सारी आउटपुट जो हमने प्रोड्यूस करी है वो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर सेल हो जाए। कुछ पार्ट प्रोडक्शन का जो आपने करंट ईयर में किया है सेल के लिए, उस आउटपुट या प्रोडक्शन का कुछ पार्ट ईयर एंड पर अनसोल्ड रह जाता है। मींस जब क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचेगा साल के एंड में तब क्या करना है, और जब क्लोजिंग स्टॉक बचेगा तब क्या करना है। यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला इस बात पे डिपेंड करता है कि साल के एंड में आपके पास अनसोल्ड स्टॉक बचा है या नहीं बचा है। अगर साल के एंड में आपके पास अनसोल्ड स्टॉक नहीं बचा है तो इन दैट केस वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला होगा सेल्स प्लस, थोड़ा बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। एट इंप्यूटेड वैल्यू। देखिए इकोनॉमी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि इकोनॉमी जितना भी प्रोडक्शन या जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स एक इकोनॉमी के अंदर है वो ऑब्वियस है कि वो प्रोड्यूस या प्रोडक्शन या आउटपुट को सेल करने के पर्पज से ही प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन प्रोडक्शन का कुछ भाग प्रोड्यूसर अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख लेता है। सीधे शब्दों में बोले तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ आउटपुट को अपने पास रखता है और बाकी आउटपुट को वो मार्केट में सेल कर देता है। और हमने यहाँ एजम्पशन करी कि जितनी भी आउटपुट थी उसमें से कुछ भी अनसोल्ड नहीं है, नो अनसोल्ड स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। मींस जितना भी हमने प्रोडक्शन करा वो साल के एंड में सारा का सारा बिक गया साल के एंड होते होते। तो जो प्रोडक्शन हुआ था या तो वो सेल हो गया सारा का सारा, और उस प्रोडक्शन का कुछ भाग प्रोडक्शन यूनिट्स ने, प्रोड्यूसर ने बीइंग हाउस होल्ड अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख दिया। सेल्फ कंजम्पशन का डाटा अवेलेबल नहीं हो पाता है, ये एक बात फैक्ट होती है। इसीलिए सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा गया प्रोडक्शन या आउटपुट की हम एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जिसको इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन कहा जाता है। और उस एस्टिमेटेड वैल्यू को, इम्प्यूटेड वैल्यू को हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने के लिए यूज कर लेते हैं। तो अगर आपके ईयर एंड पर कोई भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा है तो इन दैट केस सेल्स में सिर्फ आप प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ कंजम्पशन इंक्लूड करेंगे जो अपनी इम्प्यूटेड वैल्यू पर कैलकुलेट किया जाएगा। क्या ये लाइन आपको समझ आ रही है जितना मैंने पढ़ाया है अभी? यस सर। यस सर। अक्षिका, यस सर। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का एक सीधा सीधा मतलब हुआ कि जितना भी आपने प्रोडक्शन करा वो प्रोडक्शन या तो सेल हो गया या सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज हो गया।
तो सेल और प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को ऐड करके हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को मेजर करते हैं। और अगर केस नंबर 2 को देखें, साल के एंड में कुछ अनसोल्ड स्टॉक बच गया, तो इन दैट केस आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला हल्का सा चेंज होगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर हम एक छोटी सी वैल्यू को और ऐड करेंगे, यानी सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को तो हम ऐड कर ही रहे थे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन को भी हम ऐड कर रहे थे। इसके अलावा आपको एक आइटम और ऐड करनी है, विच इज कॉल्ड एज चेंज इन स्टॉक, और स्टॉक को हम इन्वेंटरी भी कहते हैं। तो चेंज इन इन्वेंटरी को आपको ऐड करना है। अब चेंज इन इन्वेंटरी का फॉर्मूला रहता है क्लोजिंग स्टॉक, यानी जो साल के एंड में आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया, उसमें से ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू को माइनस कर दीजिए, तो जो अमाउंट आपको मिलेगा उसको हम डेल्टा यानी चेंज एज फॉर स्टॉक, उसको हम चेंज इन स्टॉक कहेंगे। यानी चेंज इन स्टॉक कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन में या तो चेंज इन स्टॉक डायरेक्ट गिवन होगा, या फिर आपको चेंज इन स्टॉक निकालने के लिए क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक दिया होगा। ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को का डिफरेंस निकाल करके, यानी क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर देंगे, तो हमारा वो चेंज इन स्टॉक आ जाएगा। चेंज इन स्टॉक को हमने इसलिए निकाला है क्योंकि वो प्रोड्यूस जो माल या गुड्स हमारे साल के एंड में इकोनॉमी में बिक नहीं पाते हैं, लेकिन वो करंट ईयर में प्रोड्यूस तो हुए होते हैं, तो वो करंट ईयर के प्रोडक्शन का पार्ट होते हैं। यानी जो आपने माल सेल कर दिया, प्रोडक्शन आउटपुट, वो भी आपके करंट ईयर में की प्रोडक्शन हुआ है। जो आपने सेल्फ कंजम्पशन में यूज कर लिया, वो भी आपने करंट ईयर में प्रोड्यूस करा है। और जो आपने सेल नहीं किया, स्टॉक में बच गया, वो भी आपने करंट ईयर में प्रोड्यूस करा है। यानी ये तीनों की तीनों अमाउंट आपकी करंट ईयर की प्रोडक्शन यानी आउटपुट का पार्ट है, करंट ईयर के प्रोडक्शन का पार्ट है। तो अगर आपको क्वेश्चन में चेंज इन इन्वेंटरी आए, तो उसको भी आपको ऐड करना होगा वैल्यू ऑफ स्टॉक को निकालने के लिए। अब समझें आप, मान लीजिए कि इकोनॉमी के पास 100 करोड़ रुपए का ओपनिंग स्टॉक है, और साल के एंड में इकोनॉमी के पास 150 करोड़ का क्लोजिंग स्टॉक है। तो हमारे पास 100 करोड़ का स्टॉक तो 100 करोड़ का स्टॉक तो हमारे पास साल के शुरू में पड़ा था, अब वो साल के एंड में बढ़ करके 150 करोड़ हो गया। तो आपका चेंज इन स्टॉक इस एग्जांपल में डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है 50, तो हम इसको ऐड करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है वो ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू से कम हो, लेकिन उस केस में वो नेगेटिव आएगा, तो आप उसको प्लस की जगह माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू में जनरली हम ये देखेंगे कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो एक्सीड करता है ओपनिंग स्टॉक से, तो उसको हम लोग चेंज इन स्टॉक कहते हैं। अब यहां तक आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप प्लीज पूछिए मेरे से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा बेटा। नो सर। सर आ गया। स्टेप नंबर 2 में आपने क्या करना है,
स्टेप नंबर 2 में आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन की वैल्यू को फाइंड करना है। जनरली ये क्वेश्चन में हमेशा ही गिवन होती है। क्योंकि आपने जो भी वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करी, सेल करी, सेल्फ कंजम्पशन में ली या अनसोल्ड फॉर्म में बच गई, वो आउटपुट मान लीजिए कि उस आउटपुट की वैल्यू ऑफ आउटपुट 1000 करोड़ की है, लेकिन 1000 करोड़ की वैल्यू ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए आपने इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी रॉ मटेरियल का भी तो यूज किया होगा। तो आपको अपनी इंटरमीडिएट कॉस्ट को इस वैल्यू ऑफ आउटपुट में से माइनस करना होगा। अब मान लेते हैं इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए कि ए ने 100 रुपए की वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करी और ए ने ये गुड्स बी को सेल कर दिए 150 रुपीज पर। यानी ए की जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है वो 100 है और ए ने बी को जब सेल करी तो वो 150 पे सेल करी, लेकिन 150 के अंदर ए की इंटरमीडिएट कॉस्ट भी तो इंक्लूड है। तो अगर मैं ये जानना चाहूंगा कि ए ने कितनी वैल्यू ऐड करी है, तो मैं बोलूंगा ए ने सेल करी 150 पर और सेल को हमने ऊपर वैल्यू ऑफ आउटपुट कहा है, और उसने 100 रुपीज का परचेज की थी जो उसकी इंटरमीडिएट कंजम्पशन है। तो ए फर्म ने या मिस्टर ए ने या ए के बिजनेस ने 50 करोड़ की वैल्यू ऐड करी है। तो ये जो 50 करोड़ की वैल्यू ऐड हुई है, इसी को हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड कर सकते हैं। मींस हम ये मानकर चलते हैं या ऐसा होता है कि सेल, जिसको हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट कह रहे हैं, वो वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर प्रोड्यूसर की इंटरमीडिएट कॉस्ट इंक्लूड है और उसी इंटरमीडिएट कॉस्ट को कवर करने के लिए और प्रॉफिट कमाने के लिए प्रोड्यूसर उसको एक हायर वैल्यू पे बेचता है। जैसे ए ने बी को यहाँ पर 150 रुपए में गुड्स बेचे, तो ए ने यहाँ पर 50 रुपीज की वैल्यू ऐड करी। तो अगर मुझे ये जानना है कि इकोनॉमी में कितनी वैल्यू एडिशन हुई जिसको हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड कर पाए, तो हमें क्या करना होगा, हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करना होगा, सेल प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन या सेल प्लस प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक करके, और देन उसमें से हमें इकोनॉमी की इंटरमीडिएट कंजम्पशन को या डिफरेंट प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की इंटरमीडिएट कंजम्पशन को उसमें से माइनस करना होगा। देन ओनली जब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कर देंगे, देन जो मेरे पास आंसर आएगा उसको मैं वैल्यू एडेड कहूंगा। यही वैल्यू एडेड मेथड के अंदर जा करके हमारी कंट्री की नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, या इसी को अपनी कंट्री की आगे चल करके नेशनल इनकम कहेंगे। अब आपका फॉर्मूला यानी सिंपल क्या हुआ, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज नोन एज वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड निकालने के लिए आपने क्या करा, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आपने
इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस कर दिया तो आपको इकोनॉमी के अंदर या इकोनॉमी में की गई वैल्यू एडेड मिल गई। अब ये वैल्यू एडिशन एक फॉर्म ने नहीं करी है, एक इकोनॉमी के अंदर जितनी भी प्रोड्यूसिंग या सर्विस प्रोवाइडिंग यूनिट्स हैं, चाहे वो 1 लाख फॉर्म्स हैं, 2 लाख फॉर्म है, 5 लाख फॉर्म है, छोटी बड़ी मिलाकर जितनी भी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके हर एक प्रोडक्शन यूनिट का हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालते हैं और वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करते हैं तो हमें टोटल वैल्यू एडेड मिल जाता है। यानी हम वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर्म ए में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फॉर्म ए माइनस करेंगे तो वैल्यू एडेड बाय फॉर्म ए मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर्म बी से इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फॉर्म बी माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू एडेड बाय फॉर्म डी मिल जाएगा। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ फॉर्म सी में से इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ फॉर्म सी माइनस करेंगे तो हमें वैल्यू एडेड बाय फॉर्म सी मिल जाएगा एंड सो ऑन टिल n नंबर ऑफ फॉर्म्स। हम हर एक फॉर्म की वैल्यू ऑफ आउटपुट में से उनके इंटरमीडिएट कंजम्पशन को माइनस करेंगे तो हमें हर एक इंडिविजुअल फॉर्म का वैल्यू एडेड मिलेगा और उन सभी वैल्यू एडिशन का यानी वैल्यू एडेड बाय ऑल फॉर्म्स को जब हम एग्रीगेट कर देंगे तो हमें इकोनॉमी की टोटल वैल्यू एडेड मिल जाएगी। यानी वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ईच फॉर्म minus intermediate consumption of each form will give you validated by each form and aggregation or summation of validated by all forms in the economy in an accounting year is known as total value added of the economy। कितना समझ आया आपको ये? Yes, sir. गितेश? Yes, sir. अक्षिता? Yes, sir. भाव्यार्थ? Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. So answer me, value addition is done by a particular firm in the economy or by all the firms in the economy? Value addition Sir, is all the firms. Sir, all the firms are there. by all the firms in the economy. Means value addition by all the production units in the economy को aggregate किया जाए तो वो total value added होता है economy का। और value addition ही हमारी कंट्री की नेशनल इनकम होती है, क्योंकि एक सीधी सी बात ये है 100 रुपए की चीज में मैंने 50 रुपए की वैल्यू एड करी बीइंग ए, तो ए ने 150 रुपए में माल बेचकर 100 रुपए की इंटरमीडिएट कॉस्ट करी, तो ए को इसमें बचा क्या? 50 रुपए की तो वैल्यू एडिशन एक ए ने करी, तो ए की इनकम कितनी है इसके अंदर? 50 रुपए है। तो वैल्यूएटेड बाय फॉर्म ए, वैल्यूएटेड बाय फॉर्म ए इज द इनकम ऑफ फॉर्म ए। दैट्स व्हाई एग्रीगेशन बाय ऑल द फॉर्म्स लाइक वी हैव डन फॉर ए, अगर हम ऐसे सब फॉर्म के वैल्यू एडिशन को, जिसको आप सिंपल टर्म में प्रॉफिट कह सकते हो, ऐड करते जाएं तो हमें इकोनॉमी की नेशनल इनकम मिल जाती है। अब मेरी बात को थोड़ा सा समझना है, अब यहाँ से पॉइंट थोड़ा सा घूमेगा हल्का सा, प्रीवियस क्लास की जरूरत है, जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उसको समझने की जरूरत पड़ेगी। अब हमें यहाँ बात को ध्यान से सुनेंगे। ये जो वैल्यू एडेड हुई है, इस वैल्यू एडेड के लिए एक पॉइंट को प्लीज समझिएगा। जब मैं इकोनॉमी की इंडिविजुअल यूनिट्स की आउटपुट को मेजर करूंगा, प्लीज मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट बता चुका हूं, उनकी सेल को मेजर करूंगा या सेल्फ कंजम्पशन को और चेंज स्टॉक को मेजर करूंगा। तो अगर मैं उनकी सेल को मेजर करूं या उन्होंने जो माल प्रोड्यूस करा बेसिकली वो बिक गया, सेल्फ कंज्यूम हो गया, स्टॉक में बच गया, हुआ तो वो प्रोड्यूस ही है, तो उन्होंने जितनी भी प्रोडक्शन करी वो वैल्यू ऑफ आउटपुट है। दैट इज सोल्ड और सेल्फ कंज्यूम्ड और पुट एज अ चेंज इन स्टॉक, है तो वो उनका आउटपुट ही, प्रोडक्शन ही है उनका। तो जब मैं किसी भी प्रोडक्शन यूनिट का आउटपुट निकालूंगा, उन्होंने कितनी प्रोडक्शन करी, तो मैं एक फॉर्मूला लगाऊंगा वहां पर, क्वांटिटी इनटू मार्केट प्राइस, दैट इज सिंपली कॉल्ड एज आउटपुट की मार्केट वैल्यू।
यानी एक इकोनॉमी ने जितना भी प्रोडक्शन करा वो मार्केट में कितने का बिकेगा, इसकी मार्केटेबल वैल्यू क्या है, दैट इज सिंपली वो कितने में बिक पाएगा, उसकी सेल वैल्यू क्या है। तो किसी भी फॉर्म की आउटपुट की को अगर हमने सेल में कन्वर्ट करना हो तो उनकी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मार्केट के प्रिवेलिंग प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलेगा। तो अगर मुझे एक इकोनॉमी की आउटपुट को जानना है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, तो मैं उनकी क्वांटिटी प्रोड्यूस को मार्केट प्राइस से मेजर करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे वैल्यू ऑफ आउटपुट मिलेगा। अब जब हम मार्केट प्राइस के अंदर जाएंगे तो मार्केट प्राइस के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा इंपोज किए गए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी मार्केट प्राइस के अंदर इंक्लूड होते हैं। यानी जब क्वांटिटी मार्केट में बिकेगी मार्केट प्राइस पर, तो उसमें एनआईटी इंक्लूड होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होंगे। तो जो भी प्रोडक्शन हुआ और वो बाजार में बेचने के योग्य है, तो जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई उसको मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो वैल्यू मार्केट वैल्यू मिलेगी आउटपुट की, उसके अंदर गवर्नमेंट का टैक्स वाला पार्ट भी इंक्लूड है, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है जीएसटी लगाओ, जो कि गुड्स एंड सर्विस पे लगने वाला टैक्स है, क्योंकि जब प्रोडक्ट मार्केट में मार्केट प्राइस पर बिकेगा तो उसके लिए गवर्नमेंट के लिए टैक्स भी लेना है अपने एंड यूजर से। तो इसलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। और ये जो प्लीज सुनते जाना, इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट में। और ये जो आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस करी है आउटपुट की, जो क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस करी गुड्स की और सर्विसेज की, ये जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं इसके अंदर कंज्यूमर गुड्स भी हैं और इसके अंदर कैपिटल गुड्स भी हैं, लाइक फिक्स्ड एसेट्स जिनको हमने कहा था। और जितने भी इकोनॉमी के अंदर कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस होते हैं, मशीनें, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, नए रोड, नए रेलवे, नई ट्रेन्स, नए शिप्स, नए एयरक्राफ्ट, वो कैपिटल गुड्स है। और हमने पढ़ा था कैपिटल गुड्स को हम लोग फिक्स्ड एसेट्स भी कहते हैं। और फिक्स्ड एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना होता है, डेप्रिसिएशन अलाउंस माइनस करना होता है, जिसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। लेकिन अभी मैंने आउटपुट प्रोड्यूस करी है इस करंट ईयर में, तो उनके ऊपर अभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है। यानी ये जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है ये अभी अपनी ग्रॉस वैल्यू पर है। मैंने आपको कल पढ़ाया था, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते तो नेट वैल्यू आ जाती, पर क्योंकि प्रोडक्शन के ऊपर अभी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ है, तो ये जो आउटपुट प्रोड्यूस हुई है मार्केट प्राइस पर, उसके अंदर डेप्रिसिएशन की वैल्यू भी इंक्लूड है। और यहां पर जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये क्वांटिटी हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हुई है, क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट जो है वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लाई कर रही है, इसलिए इनका जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है वो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी हुआ है। इसका मतलब ये आउटपुट जो प्रोड्यूस करी थी हमने, ये अपनी ग्रॉस वैल्यू पर है, यानी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन है। ये आउटपुट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है, और ये आउटपुट के अंदर गवर्नमेंट के लिए हमने इंक्लूडिंग आईटीटी इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें इंक्लूड करे हुए। यानी जो प्रोडक्शन हुआ उसके तीन फीचर्स है। पहला, ये आउटपुट अपनी ग्रॉस वैल्यू पर है, ये आउटपुट डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुई है, और इस आउटपुट के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस भी इंक्लूडेड है। इसी और क्यों इंक्लूडेड इनडायरेक्ट टैक्सेस?
क्योंकि मार्केट प्राइस पे प्रोडक्ट बिकेगा और मार्केट प्राइस में गवर्नमेंट के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी इसमें इंक्लूड किए गए होते हैं। तो प्रोडक्शन हुआ, तो प्रोडक्शन से बना पी, ये प्रोडक्शन ग्रॉस वैल्यू पर है तो ये बना जी, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हुआ तो ये बना डी, तो ये बन गया जीडीपी। ग्रॉस यानी इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, एंड पी मींस प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज is value of output, and it is domestically produced and depreciation has not been deducted, that's why it is GDP, and it is inclusive of taxes, that's why it is GDP at MP। यानी जो आपने वैल्यू एडिशन करी, वो वैल्यू एडिशन आपकी ग्रॉस वैल्यू पर है, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड है और एट मार्केट प्राइस है। तो इसलिए वैल्यू एडेड का दूसरा नाम, जो वैल्यू एडेड का दूसरा नाम है, जब हम वैल्यू एडेड में से क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट से क्या घटा देंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, क्योंकि वैल्यू ऑफ आउटपुट मार्केट प्राइस पर है तो जो वैल्यू एडिशन है वो भी मार्केट प्राइस पर आएगी, इसलिए हम वैल्यू एडेड को जीडीपी एट एमपी भी कहते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट को नहीं। जो वैल्यू एडिशन हुई है इकोनॉमी में डिफरेंट प्रोड्यूसिंग फर्म्स की, उसको हम लोग जीडीपी एट एमपी कहते हैं। तो वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होती है, इसी वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस को हम लोग जीडीपी एट एमपी भी कहते हैं, और इसको हम कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। क्या मैं ये दोबारा एक्सप्लेनेशन दूं आपको, जीडीपी एमपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड दोनों एक ही होते हैं? नो सर। No, sir, clear है। अक्षिता, अक्षिता क्लास में हो आप? Yes, sir. ये जीडीपी एमपी और ग्रॉस वैल्यू एडेड मार्केट प्राइस दोनों सेम होते हैं, समझ आया आपको क्या? Yes, sir. ठीक है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहली बात ये याद रखना कि वैल्यू एडेड निकालने के लिए वैल्यू ऑफ आउटपुट एक फॉर्म का नहीं लेना है, सभी फॉर्म्स का लेना है, जितनी भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर लाई कर रही हैं। तो ये वैल्यू ऑफ आउटपुट बाय ऑल फॉर्म्स होता है, ये याद रखना है आपको, तभी वैल्यू एडेड भी बाय ऑल फॉर्म्स निकलेगा, और जब वैल्यू एडेड बाय ऑल फॉर्म्स निकलेगा तभी हमारी कंट्री की जीडीपी एमपी निकलेगी और हमारी कंट्री की नेशनल इनकम निकलेगी। आपको याद होगा कल मैंने आपको कहा था कि अगर हमें अपनी कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी हो, प्लीज अब फोकस वाला टाइम आ गया, तो अगर आपके क्वेश्चन में निकालना आया कि फाइंड आउट एनएनपी एट एफसी, तो इस एनएनपी एट एफसी को ही हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम कहते हैं। तो अगर आपको कंट्री की नेशनल इनकम निकालनी है तो इसका मतलब है आपको एनएनपी एट एफसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, यानी एनएनपी एट एफसी के डिफरेंट एग्रीगेट्स हमने कल पढ़े थे, नेशनल इनकम के 8 एग्रीगेट, उन 8 एग्रीगेट्स में से एनएनपी एट एफसी को ही नेशनल इनकम कहा जाता है। तो मुझे अगर जीडीपी एट एमपी पता लग गया, कैसे पता लग गया? ऊपर बताया मैंने, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट माइनस कंजम्पशन को माइनस करके जीडीपी एट एमपी आ गया। अब जीडीपी एमपी यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड को मुझे कन्वर्ट करना है एनएनपी एट एफसी में। तो अभी मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था, ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पे जाएंगे या जाना हो तो हम डेप्रिसिएशन को यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल को माइनस करेंगे। तो आप जीडीपी एमपी में से जैसे ही डेप्रिसिएशन की वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपका आंसर कन्वर्ट हो जाएगा एनडीपी एट एमपी में। और जैसे ही आप अब डोमेस्टिक को
नेशनल पे लाना चाहते हैं तो जैसे कि आपने यहां पर ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस करा, वैसे डोमेस्टिक से नेशनल पर आने के लिए कल ही मैंने पढ़ाया है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दीजिए एनएफआईए को। जैसे एनएफआईए ऐड होगी तो आपकी डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम में कन्वर्ट हो जाएगी, डोमेस्टिक विल बिकम नेशनल। और एमपी के अंदर क्या इंक्लूड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और एफसी में इंक्लूड नहीं होता। तो जब एमपी को मुझे एफसी पे लाना होगा तो मैं इसमें से एक वैल्यू और माइनस करूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज आईडीटी माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। जैसे मैं एमपी की वैल्यू में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करूंगा तो मेरी एफसी की वैल्यू निकल आएगी। तो जीडीपी एमपी विल बिकम एनएनपी एफसी व्हेन from GDP MP we deduct depreciation, it will become NDP at MP. When we add NFIA, after deducting depreciation, when we add NFIA, then that will become NNP at MP. And when NIT is deducted, then finally NNP MP will get converted into NNP at FC. ये तीन चीजें प्लस माइनस करने की समझ आई या नहीं आई? झूठ नहीं बोलेंगे, मन रखने के लिए नहीं बोलेंगे, क्लियर बताएंगे सच में। सर आगे सर। आगे हितेश, आगे सर। जोएश, यस सर। ठीक है बेटा, आज मैंने आपको एनएनपी एट एफसी निकालना बताया वैल्यू एडेड मेथड से। कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और एक बात को समझें, हर एक मेथड के अंदर स्टेप्स हैं, प्रिकॉशंस हैं, व्हाट इज इंक्लूडेड व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड, इस तरह के क्वेश्चंस हैं, और न्यूमेरिकल है। इस चैप्टर में से 6 नंबर का न्यूमेरिकल, 6 मार्क्स का न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम्स में आता है। और होम एग्जाम में जब ये चैप्टर आएगा तो आपको, अगर नेशनल इनकम यूनिट के स्कूल में टेस्ट होता है 30 नंबर का, तो फिर इसमें से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल आपको स्कूल में टीचर्स देते हैं।